नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। न्यूज रूम से खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर पटना से है, जहां पर बेउर थाना क्षेत्र में एक युवती को गोली मार दी गई है। आपको बता दें कि बेउर थाना क्षेत्र के भोला मार्केट के पास युवती को गोली मारी है। फिलहाल युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन पटना और आसपास के इलाकों में कल रात से लेकर अभी सुबह तक ये दूसरी वारदात है जिसमें गोलीबारी की गई है। आपको बता दें, बीते देर रात एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अब एक युवती को गोली मारी गई है। हालांकि इसके पीछे प्रेम प्रसंग वजह बताई जा रही है। आपको बता दें कि भोला मार्केट के पास युवती को गोली मारी गई है और युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है और इलाज के लिए युवती को फिलहाल एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया है। और अमरजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत, पूरा मामला क्या है और क्या कर रही है पटना और आसपास की पुलिस, जो लगातार अपराधी गोलीबारी की घटना को अंजाम दे रहे हैं? जी, पहले मैं ये बता दूं कि काजल कुमारी नाम है इस युवती का। कोचिंग से पढ़कर घर लौट रही थी, उसी दौरान जो है अपराधियों ने ये घटना को अंजाम दिया है, गोली मारा है, जिससे उसे गले में गोली लगी है और स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाईपास स्थिति जो है, निजी नर्सिंग होम में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस भी पहुंची है, लेकिन अभी पूछताछ पुलिस नहीं कर पा रही है क्योंकि उसकी स्थिति नाजुक है। परिजनों से पूछताछ कर रही है, लेकिन ये बातें भी सामने आ रही है कि युवती को जो गोली मारी गई है वो प्रेम प्रसंग में मारी गई है। ये बातें सामने आ रही है और मोहल्ले वालों ने परिवार वालों को सूचना दिया तो परिवार वाले उसे उठाकर निजी नर्सिंग होम में एडमिट कराए हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि पटना में जो है अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, क्योंकि दानापुर में भी जो है खगौल थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर की जो है, ग्रामीण डॉक्टर की जो है गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद दूसरी वारदात अभी जो है उसकी 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं, या कहें कि 12-13 घंटे ही जो है अंतराल है और उसमें जो है बेउर थाना क्षेत्र के सिपारा में जो है ये दूसरी वारदात हुई है जिसमें युवती को गोली मारी गई है। दोनों मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन सही तथ्य पे अभी भी नहीं पहुंच पाई है। और पुलिस यही नहीं बल्कि हम कह रहे हैं कि जो है बेटा में भी जो है अवैध बालू का जो खनन हो रहा है वो भी आपराधिक मामला ही है, उसमें भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जो दानापुर अनुमंडल क्षेत्र में पड़ता है। तो ये वारदात जो है पुलिस रोक पाने में अभी असमर्थ साबित हो रही है, क्योंकि एक के बाद एक वारदात हो रही है। उसके बावजूद जो है पुलिस उस मामले में उद्भेदन नहीं कर पा रही है। देखिए, पुलिस मानते हैं कि हत्या नहीं रोक पाएगी, ये घटना नहीं रोक पाएगी, लेकिन उसके बाद का जो उद्भेदन है वो उद्भेदन जल्दी से जल्दी कर पाए, ये भी नहीं हो पा रहा है। जितनी भी घटनाएं देखी जा रही हैं उन घटनाओं में जो है पुलिस का उद्भेदन करना जो है काफी दूर साबित हो रहा है, क्योंकि जो है जितनी भी घटनाएं हो रही है उसके कई जो है महीने बीत जाते हैं और अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं। अभी का जो स्थिति है और भी जो है भयावह हो चुकी है। चलिए अमरजीत, बिल्कुल सच्चाई यही है। वजह चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन अपराधी बेखौफ हैं और यही वजह है कि एक के बाद एक गोलीबारी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। और आपको बता दें, कुल मिलाकर सिर्फ पटना ही नहीं, बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुबह सुबह हत्या की 4 वारदात की खबरें आई, वो ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। आपको बता दें, पहली खबर पटना के खगौल से आई, जहां पर देर रात एक डॉक्टर को गोली मार दी गई। आपको बता दें कि सीतामढ़ी में स्टेशन परिसर में कैंटीन संचालक को अपराधियों ने गोली मारी। तो बिहार में अपराधी बेलगाम हैं, बेखौफ हैं। बिहार में आज सुबह क्राइम की 4 वारदात सामने आई, जिसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि क्राइम अनकंट्रोल हो चुका है। पहली वारदात पटना के खगौल की है, जहां पर देर रात एक ग्रामीण डॉक्टर की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं सीतामढ़ी स्टेशन परिसर में कैंटीन संचालक को अपराधियों ने चाकू मारकर जान ले ली।
आप समझ सकते हैं कि रेलवे स्टेशन के परिसर में चाकू मारा गया और जहां पर यह घटना घटी वहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर जीआरपी थाना था। उसके साथ ही आपको बता दें कि छपरा में एक पेट्रोल पंप पर हथियारबंद बदमाशों ने लाखों की डकैती कर ली। वहीं गोपालगंज में पैसे के विवाद में व्यवसायी की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। 4 तस्वीरों में आज के क्राइम की वारदात आपके सामने है जो 24 घंटे के अंदर घटी है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। वैशाली से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक 9वीं क्लास की छात्रा का पेड़ से लटका हुआ शव बरामद किया है। परिजनों ने इसके पीछे हत्या वजह बताई है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले अपहरण हुई थी इस छात्रा का, जिसके बाद आवेदन भी दिया गया था थाने में, लेकिन अब इस छात्रा का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। आपको बता दें कि इस वारदात के सामने आने के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि लालगंज के वार्ड संख्या 6 की चंचल कुमारी 13 अगस्त से गायब थी। परिजनों ने थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इधर परिजन उसकी खोजबीन में लगातार जुटे रहे। तभी कुछ बच्चों ने लड़की का शव पेड़ से लटकते हुए देखा और परिजनों को इसकी सूचना दी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। अब कैसे हुआ से तो अब घटना करने वाले हो जाने। जैसे कि हमारे दरवाजा पर वो 4 आदमी गए, बच्ची को कौन लोग आए थे दरवाजे पे? कौन लोग? छोटा पासवान के और सदस्य जो है कि गार्जियन लोग 4 आदमी हमारे दरवाजे किस लिए? वो बच्ची के अथी करने के कि आपका बच्ची फोन की है या हमारे घर तक जो है कि तो हम लोग थे नहीं। मतलब क्या कहा? फोन की तो क्या बच्ची कहा? आप अपना जो है कि ऐसे ऐसे बच्ची का फोन किया है जी, और हमारे पत्नी लोग जो है कि ऐसा ऐसा करने वाला है घर का सदस्य। उसी के बाद सुबह में जो है कि मतलब प्रेम प्रसंग वगैरह का बात आ रहा था? हाँ, चाहे अब जो रहे जी। मामला तो प्रेम प्रसंग का ही लगता है कि कहीं कुछ न कुछ ऐसा हुआ। ये सब क्या है, ये सब हमको विशेष इसकी जानकारी नहीं है ना। हम डेड बॉडी के बहुत करीब गए हैं, वहाँ गए देखे कि लाश लटका है। कुछ लोगों पे आरोप भी लगाया जा रहा है, कहीं पुरनटार तरफ का है। अब ये आरोप प्रत्यारोप की जानकारी तो लड़की के परिजन न देंगे। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। और बड़ी खबर इस वक्त नवादा से है जहां पर नगर थाना क्षेत्र के मोहली गांव में एक महिला ने 2 युवतियों के साथ जहर खा लिया। आपको बता दें कि तीनों सहेली बताई जा रही हैं और रोज मिलकर आपस में बातचीत करती थी। फिलहाल तीनों ने जहर क्यों खाया इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। घटना के बाद परिजन भी हैरान हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इस वक्त हम मौजूद है नवादा नगर थाना क्षेत्र के मोहली गांव में, जहां पे 13 अगस्त की रात में 3 सहेलियों की तबीयत ख़राब होती है और 14 अगस्त की सुबह में तीनों की मौत हो जाती है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि गांव में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और पूरी तरह से गांव में मातम फैला हुआ है। ये 3 नाम हैं। रानी देवी जो 18 साल की थी, जिनके पति रामेश्वर चौहान है, और उसी गांव के ही 14 साल की कंचन कुमारी और 13 साल की आशा कुमारी है, जो आपस में तीनों सहेली हैं। और 13 तारीख को मेला घूमने के बाद वो लोग नवादा अपने घर आई और घर में आने के बाद उन्होंने बस अपने परिवार को यही बताया कि वो सल्फास गोली खा ली है। और विशेष जानकारी के लिए हम उनके परिजन से हम पूछते हैं क्या हुआ था उस दिन, ये बताइए। उस दिन सर रात में सुबह अचानक हम लोग को खबर मिला कि तीनों का तबीयत ख़राब हो गया है और मेरी बहन थोड़ा होश में थी, बोली बस कि हम लोग गोली खा लिए हैं। बाकी 2 लोग बेहोशी हालत में थे। बस हम लोग को इतना ही जानकारी। तो कैसे आप लोग को पता चला कि तबीयत ख़राब है तीनों का? सुबह में सर इन लोग बताएं कि तबीयत ख़राब है इन लोग का, तो हम लोग गए देखने, तो देखें सब बेहोश पड़ी हुई है। तो मतलब 2 की मौत ही हो गई थी? हाँ, 2 की हैं स्पॉट डेथ हुआ। कौन कौन लोग थे यहाँ पे? यहाँ पर रानी की मौत हो गया था और आशा कुमारी। तो आप लोग जो होश में थी उनसे कुछ पता चल पाया आप लोग को? बस इतना ही पता चला कि बोली हम सिर्फ गोली खा लिए हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं पता चला। क्या पहले से कुछ चल रहा था ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिंपल जैसे हम लोग रहते हैं वैसे थी। मतलब कुछ नहीं पता चल पाया? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं हुआ था सर, खाली वही रात में होता था क्योंकि पूछे गए थे गोली खा ली है और कुछ बतेबे नहीं किए। पूछे थे
कोई कारण नहीं बताई? नहीं, कोई कारण नहीं बताई। आपकी बहन थी, कुछ तो बताई होगी आपको? कुछ तो नहीं बताई, कुछ नहीं। उसको कितनों पूछे, फुसला को अति कर को नहीं बताई। हाँ। उसी के साथ में खाली रहते थे या उसी घर में जाके खा ली। तीनों एक साथ में? हाँ, तीनों एक साथ। तो मतलब कोई पहले से कुछ विवाद चला रहा था ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं। आपकी बहन उसमें जिंदा थी? हाँ, होश में थी। बाकी दो की मौत हो गई थी। दो मौत हो गई थी। तो यहाँ कोई आया मौत के बाद? अभी तक कोई आया देखने के लिए? मुखिया उखिया कोई? मुखिया एक आया था, सरपंच साहब हैं। क्या नाम है आपका? जैसा कि आपने सुना कि परिजनों का अभी तक यही कहना है कि किन परिस्थिति में उन्होंने खाया है जहर और क्यों खाया है यह अभी तक नहीं पता चला है। हालांकि स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई है। और अगली खबर बांका से है, जहां पर शराब की खेप लेकर एक कार झारखंड से आ रही थी और इस दौरान जब पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो कार सवार कार को लेकर भागने लगा। कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई, जिसमें कार धू धू कर जल गई। कार सवार दो लोगों ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि कार में शराब की खेप होने के शक में पुलिस ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक भागने की कोशिश करने लगा और इसी दौरान उसकी कार बिजली के खंभे से टकरा गई और गाड़ी में आग लग गई। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। और बिहार में अचानक हुई राजनीतिक उठापटक के बाद अब बिहार में काफी कुछ बदल गया है। सरकार बदल गई है, सरकार में साथी बदल गए हैं और विपक्ष का चेहरा भी बदल गया है। विपक्ष में अब बीजेपी है और ऐसे में विपक्ष में बीजेपी की क्या भूमिका होगी, इसको लेकर दिल्ली में रणनीति बनाई गई। दिल्ली में इसके लिए एक मंथन किया गया और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक की गई। अब आपको बता दें कि महागठबंधन की सरकार है और सरकार बनने के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी के प्रदेश इकाई के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर संगठन की मजबूती पर विचार विमर्श किया। और आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा बिहार बीजेपी के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहे। अमित शाह ने बिहार में जंगल राज को खत्म करने और सरकार का सामना करने के लिए प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। अमित शाह ने कहा कि पूरी आक्रामकता के साथ इस जंगल राज को आमंत्रित करने वाली सरकार का मुकाबला करना है। कोई बहाना नहीं चाहिए, संगठन को मजबूत करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोई किसी पर जिम्मेदारी न डाले, हर जिले में संगठन का विस्तार करे, संगठन की मजबूती बनाए ताकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इसका लाभ मिल सके। जो राजनीतिक संकट अभी फिलहाल है उसके लिए बीजेपी के सामने उसका मजबूती से बीजेपी कैसे मुकाबला करे, यह एक बड़ा चैलेंज है। तो बीजेपी ने इस बैठक में एक प्लान तैयार किया। वो प्लान क्या कुछ बना बीजेपी की तरफ से वो हम आपको बता दें। बीजेपी ने प्लान यह बनाया कि अति पिछड़ा और महादलित पर फोकस किया जाएगा। केंद्र सरकार के कामों को जनता के बीच में जाकर बताएंगे। नीतीश से मिले धोखे को जनता के सामने लाएंगे, जनता के सामने रखेंगे। सवर्ण समाज को वोटरों पर भी बीजेपी फोकस करेगी और ओबीसी वोटर को एकजुट रखने की कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से। पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी फोकस करेगी। लॉ एंड ऑर्डर पर बिहार सरकार को घेरने की कोशिश होगी। चिराग और पशुपति पारस से बात हो सकती है, दोनों से सहमति समन्वय बनाने की कोशिश होगी। संगठन के चुनाव में जातीय समीकरण का खास ध्यान रखा जाएगा। हर समीकरण को साधने की कोशिश होगी। जनता के बीच काम को लेकर विधायक और सांसद जाएंगे और काम को बताएंगे। और अमित शाह ने यह कहा है कि अब
बीजेपी के जो नेता हैं, जो बिहार में अपनी राजनीति करते हैं, उनको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोपने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद की जिम्मेदारी को तय करना पड़ेगा। और अमित शाह के इस निर्देश के बाद से बीजेपी के बिहार के जो नेता हैं वो भी पूरी तरह से अब सरकार का मुकाबला करने के लिए तैयार है। भाजपा लोकसभा चुनाव में सभी को साथ लेकर गरीबों, किसानों एवं दलितों के मसीहा श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और हम 35 से ज्यादा सीटों पर जीत करके सबसे अधिक सीट इस बार जीतने का 2024 में रिकॉर्ड बनाएंगे। कोर कमेटी की बैठक सामान्य तौर पर करते ही रहते हैं। जो बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य था उसके बदले परिवेश में हम सबों ने कई बिंदुओं पर चर्चा की है। जिस अंधेरे सुरंग में धकेल दिया गया है और उसकी तो यह परिणति अभी देखिए आगे होता क्या है। ये तो इनका राज ही है, जंगल राज। तो जंगल राज की शुरुआत हो गई है। जितने मर्डर्स हो रहे हैं पिछले 5 दिनों से पूरे बिहार में, उससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग सिर्फ उसी पर बेस करते हैं कि डरा के धमका के वोट ले लें, जो इस बार जनता नहीं मानेगी। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां बदल चुकी हैं और इस बीच लालू प्रसाद आज पटना आएंगे। दिल्ली से पटना आएंगे लालू प्रसाद यादव। आपको बता दें कि राजद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो शाम 6 बजे पटना पहुंचेंगे। मीसा भारती भी उनके साथ रहेंगी और आरजेडी अध्यक्ष आज पटना पहुंचेंगे। और यह काफी अहम कहा जा सकता है क्योंकि अब बिहार में सरकार बदल चुकी है, महागठबंधन की सरकार है और पार्टी की सरकार बनने के बाद से लालू यादव जब पटना पहुंचेंगे तो कार्यकर्ता भी उनके स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। और अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि आरजेडी कार्यकर्ता बेसब्री से अपने पार्टी अध्यक्ष का इंतजार कर रहे हैं और आरजेडी के लिए यह अहम होगा, लालू के लिए भी यह काफी अहम होगा कि अब राज्य में उनकी सरकार बन चुकी है, सत्ता में वापसी हो चुकी है, तो वहां जाना। तो क्या कुछ जानकारी है? देखिए, निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव स्वस्थ हैं और पहले के मुकाबले स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है। जब उनको दिल्ली लाया गया था उसके बाद से मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास से ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, लेकिन नई सरकार बन गई है। लालू यादव जब दिल्ली में थे उसी वक्त वहां पर शपथ ग्रहण हुआ है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव का हुआ, उसके बाद कैबिनेट एक्सपेंशन भी हो गया है। उसके बाद लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो रहे हैं। निश्चित रूप से पहली बार दिल्ली से पटना जाएंगे जब नई सरकार ने शपथ ग्रहण की है उसके बाद। तो लालू प्रसाद यादव आज शाम, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आज शाम करीब 5 बजे दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे और शाम आज ही हम उसके बाद पटना पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, खासतौर से देखा जाए तो आरजेडी संगठन को लेकर के निश्चित रूप से कहा जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कि आरजेडी संगठन में चुनाव भी होने वाला है। इसके मद्देनजर लालू प्रसाद यादव का पटना में रहना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और गोपालगंज पहुंचे हैं पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। दरअसल आपको बता दें, गोपालगंज के विधायक और पूर्व सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह का निधन हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था और इस दौरान पूर्व कृषि मंत्री अंत्येष्टि देने के लिए पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री सुभाष सिंह को विधानसभा के पास श्रद्धांजलि दी जा रही थी और दूसरी ओर सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण चल रहा था। उन्होंने कहा कि सरकार जिस प्रकार के लोगों की है उसमें थोड़ी भी संवेदनशीलता नहीं है। अमरेंद्र प्रताप सिंह दिवंगत पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुभाष सिंह की अंत्येष्टि में पहुंचे थे। इस प्रकार के लोगों की है उसमें थोड़ी भी संवेदनशीलता तो है नहीं, तो वह तो नजर आई, अभी भी नजर आ रही है। और इधर झारखंड के रांची में पूर्व आईपीएस अधिकारी और क्रिकेट का प्रशासक कहे जाने वाले अमिताभ चौधरी का आज अंतिम संस्कार किया जाना है, तो उनके अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया। आपको बता दें, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कई लोग आ रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर जेएससीए स्टेडियम में रखा गया है। वहां दोपहर 2 बजे तक लोग उनके अंतिम दर्शन
कर सकेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे से उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। जेएससीए स्टेडियम से शुरू होकर उनकी अंतिम यात्रा हरमू मुक्तिधाम तक जाएगी, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जीएससीए के शिल्पकार अमिताभ चौधरी का पार्थिव शरीर आज सुबह 10 बजे जीएससीए स्टेडियम लाया गया है। ये वही जीएससीए स्टेडियम है जिसकी नींव, जिसकी आधारशिला शिल्पकार अमिताभ चौधरी ने रखी थी, और तब रखी थी जब झारखंड में एक स्टेडियम की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। आज उसी स्टेडियम में अमिताभ चौधरी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। हर आंखें नम है। कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी पहुंचे हैं और अब देख रहे हैं कि एकटक नजरें उन्हीं की ओर है। शायद श्रद्धांजलि में कह रहे हो कि आप इतनी जल्दी क्यों चले गए, आपकी बहुत ज़रूरत थी हमें। यहाँ पर हमारे साथ शहबाज नदीम हैं, विराट हैं, राहुल शुक्ला हैं, सौरभ तिवारी हैं। बोले शहबाज, कहते हैं कि आज जो झारखंड को जो क्रिकेट की क्षति हुई है, हम कह सकते हैं कि एक जीएससीए का शिल्पकार भी चला गया हमारे बीच से। नहीं, काफ़ी क्षति हुई है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये स्टेडियम उन्हीं के अंतराल में बना है, और क्रिकेट में जितना भी झारखंड प्रोग्रेस की है उनके आने के बाद काफ़ी इंडिया मैप पे भी हम लोग के स्टेट जाना गया है। तो काफ़ी आप कह सकते हैं कि काफ़ी अफसोस है हम लोग सभी। और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही बिहार के विधि मंत्री यानी कानून मंत्री विवादों में फंस गए हैं। आपको बता दें कि कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार वांटेड हैं। 2014 में उन पर मामला दर्ज हुआ था। चुनावी हलफनामे में इसकी जानकारी है। अपहरण के मामले में वारंट भी जारी है। मंत्री ने आरोपों को हालांकि खारिज किया है। बेटा थाने में यह पूरा मामला दर्ज है। कार्तिकेय को कल हाजिर होना था, हाजिर नहीं होने पर वारंट निकला है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में जिस नेता के कंधे पर कानून की जिम्मेदारी हो वो खुद ही वांटेड है। कल कार्तिकेय कुमार को हाजिर होना था, बेटा थाने में मामला दर्ज है और उसी मामले में उनको हाजिर होना था, लेकिन विधि मंत्री कार्तिकेय सिंह हाजिर नहीं हुए, जिसकी वजह से उन पर वारंट निकला है। ऊपर एक आरोप लगा है, क्या करना? देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब में दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। और हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, कार्तिकेय सिंह भले ही इनकार कर रहे हो, लेकिन मामला गंभीर है। देखिए, बिल्कुल ये मामला बेहद गंभीर है, और वो भी जो व्यक्ति कानून की धज्जियां उड़ा रहा हो, वारंट शामिल जो है वो नहीं कर रहा हो, कानून का सम्मान नहीं कर रहा हो, उन्हें उपस्थित होना था कोर्ट में। जो आरोप लगे हैं इन पे, अपहरण का मामला है, राजू सिंह 2014 का ये मामला है, लेकिन कोर्ट की अवहेलना करते हुए शपथ ग्रहण में शामिल हुए और फिर सरकार ने उन्हें ही कानून मंत्री बना दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये हैरत वाली बात है कि जिस व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया, कानून को कह सकते हैं कि ठेंगा दिखा रहा है, और वही कानून मंत्री हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सवाल उठेगी। और कार्तिकेय सिंह से जब हमने बात करने की कोशिश की है, तो कार्तिकेय सिंह ने फौरी तौर पे अपने ऊपर लगे आरोप को खारिज किया है और कहा है कि ये पूरा मामला जो है वो साजिश के तहत लगाया गया था, आरोप लगाया गया था। कोर्ट से इन्हें राहत मिल चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब कोर्ट ने इन्हें एक्विटल कर दिया, राहत दे दिया, तो फिर ये वारंट कैसे जारी हुआ है? तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल है, और कहीं न कहीं मीडिया को गुमराह करने की कोशिश जो है वो कार्तिकेय सिंह लगातार कर रहे हैं। जो कानून के जानकार हैं उनका कहना है कि अगर पुलिस ने इन्हें एक्विटल किया है, आरोप मुक्त कर दिया है, तो जब तक ये इस मामले से जुड़ी हुई कागजात जो है कोर्ट में सबमिट नहीं होती है, तब तक कोर्ट की नजर में एक्विटल नहीं है, ये बरी नहीं है, आरोप इन पे अभी भी है। और चलिए अमित, कुल मिलाकर आरोप गंभीर हैं। भले ही कार्तिकेय सिंह आरोपों से इनकार करते रहे हों, लेकिन जिस तरह से उनके खिलाफ वारंट निकला है उससे कहीं ना कहीं अब महागठबंधन की सरकार सवालों के घेरे में होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और न्यूज रूम से खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।